नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अख्तर आलम, सहायक प्रोफेसर जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। आज का विषय है संचार की अवधारणा। इस विषय के अंतर्गत आप संचार की परिभाषा, संचार की समझ, संचार के कार्य और संचार के अवरोधक तत्व को समझ सकेंगे। आइए अब हम संचार क्या है इसको हम समझते हैं। संसार का हर जीवित प्राणी जीवन के हर पल किसी न किसी प्रकार का संचार करता है। यदि इसे एक इंसान की दिनचर्या से जोड़कर देखते हैं तो सुबह उठते ही ईश्वर को याद करना, बच्चों को जगाना, दूध वाले, अखबार वाले एवं सब्जी वाले से मोल भाव, दफ्तर में बॉस एवं सहकर्मियों से काम की बातें, लंच के दौरान हंसी मजाक, दोस्तों से गपशप, अर्थात जीवन का ऐसा कोई पल नहीं है जब हम किसी न किसी रूप में संचार नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि सपनों में भी एक प्रकार का संचार होता है जो व्यक्ति के स्वयं तक सीमित रहता है। एक बच्चा पैदा होते ही रोने की आवाज़ से अपने अस्तित्व की पहचान करा देता है। वह बता देता है कि मैं दुनिया में आ गया हूँ। दुधमुहा बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन रोकर अपनी माँ तक संदेश पहुँचा देता है कि उसे भूख लगी है या उसे कोई तकलीफ़ है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी पसंद, नापसंद, उसका गुस्सा, चिल्लाना, भौं चढ़ाना, यह सब उसके संचार के भावों को व्यक्त करता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है अपने आसपास के वातावरण, माता पिता, भाई बहन तथा परिजनों से भाषा सीखता है। साथ ही साथ उसके बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी संचार होने लगता है। सिर्फ मनुष्य में ही संचार नहीं होता है बल्कि पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों में भी संचार होता है। चिड़ियों की चींची, कुत्ते का भौंकना, कौवे का काँव काँव, शेर का दहाड़ना, बकरी की में में, ये सभी संचार है। बोलना भी संचार है, देखना भी संचार है, सूंघना भी संचार है, पलकें झपकना भी संचार है, पढ़ना भी संचार है, सुनना भी संचार है, नृत्य और नाटक करना भी संचार है। शादी में आमंत्रित करने के लिए हल्दी या सुपारी देना भी संचार है। मृत्यु की सूचना में चिट्ठी का कोना फाड़ कर देना भी संचार है। राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह एवं झंडे भी संचार करते हैं, जैसे भाजपा का कमल का फूल, कांग्रेस का हाथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया हथौड़ा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घड़ी, शिवसेना का तीर धनुष, बसपा का हाथी, सपा का साइकिल, ये सभी प्रतीक चिन्ह संचार कर रहे हैं। इसके अलावा किसी आयोजन में कबूतर को उड़ाना शांति का प्रतीक है, किसी को काला झंडा दिखाना विरोध का प्रतीक है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल, हरा और पीली बत्ती का जलना भी संचार है। ओम और स्वास्तिक हिंदू धर्म का प्रतीक है, चांद सितारा इस्लाम धर्म का, खंडा सिख धर्म का, क्रॉस ईसाई धर्म का, ये सभी संचार का ही प्रतीक है। मनुष्य के शरीर के प्रत्येक अंग संचार करते हैं। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मुख एक संचार माध्यम है, इसका संचार मार्ग ध्वनि है, संचार प्रक्रिया बोलना है, इस प्रकार मुख एक प्रकार से संचार कार्य करती है। हाथ एवं बाँह भी एक तरीके का संचार माध्यम है, उसका संचार मार्ग दृश्य है, उसकी संचार प्रक्रिया हाव भाव है। इस प्रकार हाथ और बाँह भी एक तरीके से संचार कार्य करती है। चेहरा, इसका संचार मार्ग दृश्य है, उसकी संचार प्रक्रिया भाव है, रंग है, इसका कार्य करना संचार कहलाती है। इसी तरीके से आँखें एक संचार माध्यम है, उसका संचार मार्ग दृश्य है और उसकी संचार प्रक्रिया देखना है।
इस तरीके से आँखों का देखना भी एक संचार है। कान एक संचार माध्यम है, उसका संचार मार्ग श्रव्य है। सुनना एक संचार प्रक्रिया है। इस तरीके से कान भी संचार कार्य करती है। पैर संचार माध्यम है, उसके संचार मार्ग दृश्य हैं और संचार प्रक्रिया हाव भाव है। इस तरीके से पैर भी संचार करती है। नाक एक संचार माध्यम है, उसके संचार मार्ग वायु हैं। सूंघना उसकी संचार प्रक्रिया है। इस तरीके से नाक भी एक तरीके से संचार कार्य करती है। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चलना, जैसे सड़क संचार, वायु संचार, जल संचार, रेल संचार, दूर संचार आदि। इस प्रकार किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और आने की प्रक्रिया को भी संचार कहा जाता है। संचार एक प्रवाह है, जैसे रक्त संचार। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कम्युनिकेशन से हुई है, जिसका अर्थ है टू मेक, कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट, अर्थात समान भागीदारी से युक्त सूचना और संप्रेषण। इस तरह देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पल संचार चल रहा होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार है। संचार संदेश नहीं है, बल्कि प्रक्रिया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समूह दूसरे समूह से, एक देश दूसरे देश से संचार के द्वारा ही आपस में जुड़ते हैं। संचार के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी प्रगति नहीं कर सकता है। संचार के द्वारा व्यक्ति लोगों और समूहों के मध्य गलतफहमियाँ, अनबन और वैमनस्य दूर करता है। इसके द्वारा दूसरे को हम अपने विचार बता सकते हैं, उसके सामने अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिससे वह हमारे विचारों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस विश्लेषण के पश्चात हम स्वतः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संचार मानव एवं समुदाय के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। संचार मानव समाज का आधार होता है। इस तरह संचार मानव समुदाय के जीवन का वह पहिया है, जिसके द्वारा मानव के सामाजिक संबंधों का निर्माण एवं विकास होता है। संचार के बिना न तो मानव समाज की स्थापना हो सकती है और न ही मनुष्य के सामाजिक जीवन की कल्पना की जा सकती है। अब हम संचार के अवरोधक तत्व को समझेंगे। संचार प्रक्रिया में बाधा एक प्रकार का अवरोध है, जो संदेश के प्रभाव को कमज़ोर कर देता है, जिससे संदेश को ग्रहण करने और उसके अर्थ को समझने में, श्रोता को समझाने में संचारक को परेशानी होती है। इसमें विकृत फीडबैक मिलता है। यदि हम इसको दूसरे अर्थ में समझने की कोशिश करें तो संचार प्रक्रिया के दौरान संचारक चाहता है कि उसके द्वारा संप्रेषित संदेश 100% टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने तथा उसकी व्याख्या भी उन्हीं अर्थों में करे जिस दृष्टि में रखकर संदेश का निर्माण व संप्रेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएं आती हैं, जो इस प्रकार हो सकती हैं। भौतिक बाधा, इसका तात्पर्य उन भौतिक अवरोधों से है जो दोषपूर्ण भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होती है। कमरे के बाहर शोर रोकने का अपर्याप्त प्रबंधन, कमरे के अंदर रोशनी का कम होना, कमरे के अंदर लोगों का बार बार आना जाना। इस प्रकार की संचार प्रक्रिया में संदेश के प्रभाव को कमज़ोर करने वाली भौतिक बाधाएं इस प्रकार हैं। जैसे शोर, यह आवश्यक ध्वनि है जिसे ना तो संचारक संप्रेषित करता है और ना तो श्रोता ग्रहण करना चाहता है। यह बाह्य और आंतरिक दोनों तरह का होता है। मोबाइल पर वार्तालाप के दौरान आसपास शोर हो रहा है तो वह ध्वनियाँ संदेश के साथ जुड़ जाती हैं
और बाधा उत्पन्न करती हैं। कई बार तो श्रोता अपने आसपास की ध्वनियों के कारण संदेश को ठीक से सुन नहीं पाती हैं, जो वाह्य शोर के उदाहरण हैं। दूसरा है अनुचित समय। संचार प्रक्रिया में संदेश संप्रेषण के लिए अनुकूल समय का होना आवश्यक है। अनुचित समय पर संप्रेषित संदेश का प्रभाव स्वतः कमज़ोर हो जाता है। जैसे अनुचित समय पर कोई कितना भी प्रिय समाचार सुझाए, लेकिन वह अप्रिय ही लगता है। तीसरा है खराब प्रिंटिंग। समाचार पत्र, पत्रिका व अन्य लिखित माध्यम से संदेश संप्रेषण के दौरान खराब प्रिंटिंग के कारण संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। पाठक संदेश को पढ़कर समझने के बजाय आगे बढ़ जाता है। कई बार संदेश के कम या ज़रूरत से ज़्यादा होने की स्थिति में भी पाठक समझ नहीं पाता है, अर्थात संदेश का कम या ज़्यादा होने से भी संचार के दौरान बाधा उत्पन्न होता है। चौथा है अस्पष्ट उच्चारण। मौखिक संचार के समय संचारक के उच्चारण क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्पष्ट उच्चारण के कारण संचार प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है। कई बार तो उच्चारण क्षमता में निपुण संचारक भी कठिन शब्दों को बोल नहीं पाता है। इसलिए संचार के लिए संदेश की संरचना सरल एवं स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए। पांचवां, श्रव्य बाधा। श्रोता में सुनने की क्षमता कम होने के कारण संचार में बाधा उत्पन्न होता है। ऐसे में संचार प्रक्रिया के दौरान संचारक चाहे जितना सरल व स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करे, वह तेज आवाज़ में बोले, लेकिन श्रोता उसके संदेश को सही रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। इस तरह संचार में श्रव्य बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगला है दृश्य बाधा। दृश्य संचार के दौरान श्रोता को कम दिखाई देना भी बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण श्रोता उसके संदेश को सही रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। ऐसे में पाठक मोटे मोटे अक्षरों में लिखे संदेश को तो आसानी से पढ़कर समझ लेता है, लेकिन छोटे अक्षरों में लिखे संदेश को नहीं पढ़ सकता है। इस तरह के संचार में दृश्य बाधा उत्पन्न होती है। अगला है भाषाई बाधा। इसका तात्पर्य उन अवरोधों से है जिनका संबंध भाषा से होता है। जैसे किसी शब्द का कई अर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में संचारक जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करता है, उस अर्थ को श्रोता समझ लेता है, तो संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसके विपरीत यदि श्रोता गलत अर्थ में समझता है, तो भाषाई बाधा उत्पन्न होती है। भाषाई बाधाएं इस प्रकार हैं। अल्प ज्ञान। हमारा देश बहुभाषी देश है। हर व्यक्ति को सभी भाषाओं का ज्ञान हो यह जरूरी नहीं है। जैसे हम महाराष्ट्र में हैं, यदि मुझे मराठी भाषा नहीं आती है तो संवाद करने में बाधा उत्पन्न होगी। अगला है दोषपूर्ण अनुवाद। आज सोशल मीडिया पर विविध भाषाओं में सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है। यदि हम इन सूचनाओं का स्थानीयता के आधार पर अनुवाद नहीं करते हैं तो कई शब्दों का अर्थ गलत हो जाएगा। इससे संचार में अनुवाद रूपी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगला है तकनीकी भाषा। यह आम लोगों की भाषा नहीं होती, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों की भाषा होती है। यदि हम आम लोगों में तकनीकी भाषा का उपयोग करते हैं तो सफल संचार करने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगली बाधा पूर्वाग्रह है। यदि आप संचारक के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं तो वह कितना भी सफल संचार करे, तो आप पूर्वाग्रह के कारण संदेश का अर्थ क्या निकलेंगे, यह संदेश प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क पर निर्भर है। अगली बाधा है समय पूर्व मूल्यांकन। यदि श्रोता संचारक द्वारा संप्रेषित संदेश के समय के पूर्व मूल्यांकन करने लगता है तो गलत अर्थ निकलता है। इससे संचार प्रक्रिया में
मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है। बाधाएं दूर करने के कुछ उपाय भी हैं, जैसे संदेश की भाषा सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए। दूसरा, संचारक को संप्रेषण से पूर्व संदेश की स्पष्टता परख लेनी चाहिए। तीसरा, संदेश की प्रकृति पर विचार करके ही संचार माध्यम का चयन करना चाहिए। चौथा, संचारक को क्लिष्ट एवं तकनीकी शब्दों का दोहराव करना चाहिए। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उपरोक्त बाधाएं दूर करने से संचार प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। संचारक को संदेश का श्रोता पर प्रभाव भी होना चाहिए। श्रोता के मन में संदेश के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न होना भी जरूरी है। इस प्रतिक्रिया को फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहते हैं। संचार प्रक्रिया में श्रोता द्वारा फीडबैक देना भी जरूरी होता है। इसी के कारण वह श्रोता से संचारक बनता है। फीडबैक प्राप्त करने के लिए संचारक को श्रोता बनना पड़ता है। इस तरह की पूरी प्रक्रिया ही संचार कहलाती है। धन्यवाद दोस्तों।